Hi everyone. It's been so long. I didn't come with any other. Now it's time to pull up the socks and prepare for the exam. So एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग बिकॉज़ उसके अभी कुछ जो भी चेंजेस हुए हैं या आप कह सकते हो कि चेयरमैन नीति आयोग के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर अय्यर। तो उसके अलावा सकते हो कि न्यूज़ में है। तो सबसे पहले तो जानते हैं नीति आयोग है क्या। बिकॉज अगर हम पहले की बात करते हैं 1934 से पहले की बात, तो उससे पहले प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में जो 5 ईयर प्लान कह सकते हो, या फिर जैसे 1944 में बॉम्बे प्लान था, और उसके अलावा नियोजन एवं विकास, या आप कह सकते हो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, तो उसके बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी के आप कह सकते हो कि गाइडेंस में नीति आयोग का गठन किया गया और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। फिर प्लानिंग कमीशन के बेस तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पे आया था। और अगर हम बात करेंगे कि परमेश्वरन अय्यर को सीईओ अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का, तो इसी वजह से न्यूज़ में है। बिकॉज हमने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में तो ऐसा इस तरीके से नाम वगैरह नहीं पूछे जाते, बट हाँ स्टेट पीसीएस में और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। सो मिस्टर परमेश्वरन Iyer became the CEO of Niti Aayog. So very very congratulations to him. And Planning Commission डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया था। तो ये जो बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका जो भी फॉर्मेशन था, तो आपने देखा ही कि जब मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। और जितने भी आप कह सकते हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रख के, और जो भी पार्टिसिपेशन था सारे स्टेट्स का, उसको ध्यान में रख के ही नीति आयोग आप कह सकते हो कि उसका जो फॉर्मेशन हुआ, और उसके जो भी अचीवमेंट्स वगैरह जो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो उसी का आप कह सकते हो कि रिज़ल्ट है कि सारे सीएम वगैरह एक ही आप कह सकते हो कि टेबल पे आके और डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टेट्स के लिए या नेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पॉलिसी हो और कोई भी न्यू स्कीम हो, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आ जाती हैं। सो यही मेंशन किया गया मैंने सिग्निफिकेंस नीति आयोग का और जो भी स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। सो डिटेल्स आर किए गए हैं, तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। उसके अलावा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या आप पदन सदस्य कह सकते हो, जैसे कोई स्पेशलिस्ट हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। परमानेंट मेंबर्स में अधिकतम 2 सदस्य होंगे, जैसे विश्वविद्यालयों से हों या फिर किसी विशेष सब्जेक्ट से होंगे। उसके अलावा सीईओ, जैसे केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो कि ये सीईओ जो मिस्टर अय्यर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो अपॉइंट किए गए हैं। इसमें अगर आप लेटेस्ट नीति आयोग की बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है, तो किसी भी जैसे आपने काला नमक राइस फेस्टिवल सुना होगा सिद्धार्थनगर से, और लीची के लिए लीची का फेस्टिवल। उसके अलावा नीति आयोग ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए भी काम करता है। इसके अलावा बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेटिंग वर्कर्स, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए जो इतनी भी प्लानिंग वगैरह करना, नीति आयोग एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क तैयार करता है कि कोई भी पॉलिसी है। और उसके अलावा जैसे सीएम वगैरह सब इन्वॉल्व, स्टेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ही पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है और उसके बेसिस पे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये कह सकते हो कि जैसे प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि एक आप कह सकते हो कि क्योंकि
प्रेशराइज करता था कि आपको इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं फेडरलिज्म है, जिसमें कि सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और के सीएम इनपुट्स देते हैं, जितने भी हायर एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स हैं वो, या आप कह सकते हैं जैसे मिनिस्टर्स हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इनपुट्स होते हैं, तो ध्यान में रख के ही जो फॉर्मेशन किया जाता है और उसी के बेसिस पे ट्रांसपेरेंट जो भी पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि इसमें मेनली टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू, जैसे फार्मर्स को रिड्यूस जो मतलब हेल्प दी जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने सुना होगा नीति आयोग के जो भी रिसेंट वाइस chairman has mentioned that the government will introduce the production linked incentives PLI, जिसमें कि सपोज़ करो कि आपको मूंग का प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया है, या फिर अभी आपने बहुत रिसेंट की कल की ही न्यूज़ है 18th, उसमें आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुना होगा। तो उसकी जो भी आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी से जो लड़ने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है ड्रैगन फ्रूट की। पंजाब साइड में और कुछ एरियाज़ में काफ़ी अच्छे से उगाया जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग टू प्रोवाइड द इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स who are thinking to produce ड्रैगन फ्रूट। सिमिलरली जैसे मूंग हुआ और लेंटल्स हैं, और उसके अलावा अगर आप सीसेम ऑयल और सरसों ऑयल वगैरह को, क्योंकि इस बार जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड इट इज़ लाइक द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और उसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हर स्टेट की जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जो इनपुट देते हैं, तो उनसे ये भी पता चलता है कि हाँ स्टेट में क्या बेस्ट चल रहा है। और जब ये इनपुट्स आते हैं एक पर्टिकुलर टेबल पे, तो उससे ये भी पता चलता है कि एक सपोज़ केरला इज़ डूइंग वेरी वेल इन एजुकेशन, Odisha is doing well to maintain and organize the games। जैसे एशियन गेम्स के लिए बोला गया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी था उड़ीसा का, कि उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था गेम्स को। तो उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि नीति आयोग ने लाइक आप कह सकते हो कि नीति आयोग केम विद द इवोल्यूशन, एंड नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन जैसे 1 जनवरी 2015 से जो भी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। तो उससे आप कह सकते हो कि एक टीम की तरह काम कर रहा है पूरा देश। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर स्टेट के, जो सीएम होंगे, क्योंकि वही सरकार चला रहे हैं सीएम, और यूनियन टेरिटरीज़ में एलजी हैं, जो कि एलजी जो काम करते हैं या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, वो ऑन द रिकमेंडेशन एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही वो काम करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इन्वॉल्व है इसमें। क्योंकि नाम ही आपने सुना होगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फॉर्मेशन करने का जो विज़न है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एंड अगर हम बात करते हैं टीम इंडिया, एज अ टीम इंडिया की बात करें, तो इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड चीज़ इसकी हो गई कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब बनता है। इट बिल्ड्स द इनोवेशंस थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़। बिकॉज आपने सुना होगा कि सिंगल दिमाग के काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि 4 दिमाग एक साथ बैठ के किसी काम को परफॉर्म करते हैं, तो सबके इनपुट्स अलग अलग होते हैं। सपोज़ किसी आपने ये भी सुना होगा कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है, सपोज़ कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई ज्योग्राफी में अच्छा है, कोई हिस्ट्री में अच्छा है। सो जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जाती है, तो जब आपको कोचिंग वगैरह दी जाती है, तो उसमें स्पेशलिस्ट को लेके आया जाता है कि हाँ जो भी बेस्ट चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करवाई जाएं, और उसमें
जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंच जाए कि आप अपना बेस्ट दे सको। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि अगर आप हर स्टेट की स्पेशलिटी लेके आ रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन को लेके आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा है तो फूड प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन होता है उनका। अगर टूरिज़्म की बात करते हैं तो राजस्थान इज़ डूइंग रियली रियली ग्रेट, एंड गुजरात ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उनसे काफ़ी कुछ सीखा है कि क्योंकि राजस्थान की और गुजरात की जो आप कह सकते हो फिज़िकल फीचर्स हैं वो कुछ कुछ एक जैसे हैं। वहाँ पे भी डेजर्ट है, राजस्थान में भी डेजर्ट है, बट जो राजस्थान का रिवेन्यू सिस्टम है टूरिज़्म से वो बहुत ज़्यादा है गुजरात के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल शो किया कि हमें अपने कुछ ऑफिशियल्स को राजस्थान भेजना चाहिए कि राजस्थान इतना अच्छा कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे गुजरात ने लर्न करने की कोशिश की और उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को राजस्थान भेजा। राजस्थान गवर्नमेंट ने और राजस्थान ऑफिशियल्स ने सपोर्ट किया उन्हें, और उसके बाद एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप कह सकते हो कि स्थापित हुई वहाँ पे। और अब आपने सुना होगा कि इतने एडवर्टीज़मेंट आ रहे हैं गुजरात टूरिज़्म को लेके भी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सिमिलरली आपने अभी आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले की न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर केरला से कुछ ऑफिशियल्स को जम्मू कश्मीर भेजा गया कि वहाँ की जो भी आप कह सकते हो कि जो भी ग्रोथ है या फिर टूरिज़्म को लेके और केरला में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज़ करने के बहुत सारे ज़रिए हैं जो कि गवर्नमेंट मेनली इंट्रोड्यूस कर रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स इन लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर नेशनल एजेंडा होगा या नेशनल गोल होगा। उसके अलावा प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टू कंस्ट्रक्ट मैथड्स टू फॉर्मुलेट रिलायबल स्ट्रैटेजी, जैसे कि विलेज लेवल और एग्रीगेट दीज ग्रेजुअली हायर लेवल्स पे गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन है और नेशनल लेवल नेशनल इंटरेस्ट पे उसको इनकॉर्पोरेट करना। पे स्पेशल कंसिडरेशन टू द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट प्रॉफिटिंग सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे छत्तीसगढ़ है वो कि ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो रही हैं। बहुत सारे एमपी में भी ऐसे एरियाज़ हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो रही, तो कुछ कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके और उन जो भी वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल कह सकते हैं अथॉरिटी है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं उसी टेबल पे, तो वो डिस्कशन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा टू ग्रांट एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और एजुकेशन के बेसिस पे पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके, जैसे बहुत कोविड के टाइम पे भी आईआईटी ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इतने सारे आईआईटीज़ ने काफ़ी सारे ऑक्सीमीटर्स वगैरह बनाए थे पोर्टेबल। आपने वेंटिलेटर भी देखा होगा कि आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है, और उसके अलावा आईआईटी कानपुर ने और आईआईटी मुंबई, तो ये सारे जो भी आईआईटीज़ हैं एक अपना जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट को अपनी जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराया। काफ़ी मिनिमल रेट पे जो पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाया, बहुत सारे इनोवेशंस किए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हैं जो कि नीति आयोग उनको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करने में सफल रहा है। उसके अलावा टू जनरेट नॉलेज, इनोवेशन एंड entrepreneurial support system through shared community of national and international experts, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आई थिंक फ्रांस से कोलैबोरेशन के बाद और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो भी वैक्सीनेशन, आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर कंट्री, आई थिंक दैट इज़ फ्रांस और दैट इज़ यूरोप, समथिंग लाइक दैट। सो उसमें अच्छा खासा
कह सकते हो कि कोलैबोरेशन से और वैक्सीनेशन को कितनी जल्दी डेवलप किया जा सकता है उस पे काम किया जा रहा था। तो ये एक सेंट्रल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही पॉसिबल है, बिकॉज़ अगर स्टेट्स अलग से किसी भी कंट्री को अप्रोच करेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसके अलावा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द intersectional and interdepartmental issues to speed up the accomplishment of progressive agenda। कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, जैसे आपने NHAI जो हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, उसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ को लेके इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में किस तरीके से हो रहा है, PDS फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो बहुत सारे जो हैं आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा टू पे अटेंशन टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिस्चार्ज ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आपने देखे होंगे कि इनोवेशंस हैं, उसका भी सेंटर और स्टेट लेवल का कंट्रीब्यूशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एक नेशनल गोल होगा, सारे स्टेट्स मिलके एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर आवर कंट्री। टू अंडरस्टैंड द नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव्स। सो सेम ही चीज़ है इसमें भी, क्योंकि पॉइंटर्स में हमें इसीलिए लिखना है कि कुछ पॉइंट अगर भूल भी जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। बिकॉज़ जब भी नीति आयोग से रिलेटेड हो या जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, क्लास 19th में, फेडरलिज्म पूरा एक पर्टिकुलर अच्छा खासा टॉपिक है वो, और 1.5-2 घंटे की क्लास को मैंने 35 मिनट्स में उसको समराइज़ किया है। तो ये चीज़ आपको जो टाइम मिनिमाइज़ करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका टाइम बचे, आप रिवीजन जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करोगे। अगर उस क्लास को आप 3 से 4 बार देख लोगे और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे और किसी भी कोचिंग के आप प्रिंटेड नोट्स लेके आओगे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वो टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बिकॉज़ मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की है, मैंने इसी के अकॉर्डिंग की है कि कोई भी लेक्चर को रेफ़र करके, यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर्स हैं, बट ये है कि जो पेड कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, वहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर आपको खुद से डिग आउट करना पड़ेगा। बट मैं जो भी टॉपिक कवर कर रही हूँ उसमें आपको ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो कम टू द पॉइंट, सो दैट नीति आयोग का जो भी चैप्टर है, या आप कह सकते हो कि जो भी टॉपिक है, ये इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर कर रही हूँ मैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब आप नीति आयोग टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा, या फिर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पॉइंटर्स में इजीली नोट्स मिल जाएंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये माइंड मेकअप करना है कि नीति आयोग के फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीति आयोग क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, और नीति आयोग के जो भी बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, उसके आउटकम क्या आया है नीति आयोग बनने से। सो पिलर्स ऑफ इफ़ेक्टिव गवर्नेंस एम्फेसाइज्ड द नीति आयोग। सबसे पहले जो इसके इफ़ेक्टिव पिलर्स हैं, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एम्पावरिंग हो रही है, और एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, जैसे बहुत सारी स्कीम्स वुमेन रिलेटेड हैं, इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल इंटरस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड और जेंडर, इक्वालिटीज़ पे बात हुई है, ट्रांसपेरेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा बात होती है, मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव। बिकॉज जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, अब सारे स्टेट के अगर चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उसके अलावा आप कह सकते हो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, और CEO जैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, तो बहुत क्वालिफाइड पीपल आर प्रेजेंट, लाइक यू कैन से अवेलेबल देयर ऑन अ सिंगल टेबल एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एजेंडा कि किस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये एक अपने आप में दिस इज़ सच अ गुड थिंग दैट so many people are coming together and then thinking about the implementation and the proper blueprint of particular policy, which is really really important. So इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
नीति आयोग के जो भी कंपोजिशंस हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल होती है। सो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इसके जो भी मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था या एक्सप्लेन किया है मैंने, तो इस स्लाइड में वो प्रॉपरली आ रहा है कि जितने भी पूर्वकालिक सदस्य, जैसे आप कह सकते हो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जो कि जैसे अप्रॉक्स 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सेंट्रल मिनिस्टर कह सकते हो, सीईओ, केंद्र के जो भी सेक्रेटरी लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर हैं वो। उसके बाद आप कह सकते हो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, वो होंगे। तो ये प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है। तो आप ये स्लाइड को भी बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बिकॉज़ इसमें जितने भी टॉपिक और जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं काफ़ी डिटेल में मेंशन किए हैं। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो आपको इसी हिसाब से करना है कि आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में आपको नीति आयोग की इम्पॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव हैं, कॉम्पोजिशन को उसको अच्छे से एक फ्लो चार्ट में मेंशन करो, जो कि मैंने इस स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं, वो आप अपने से बना सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हो, और जैसे मैंने गुजरात और राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और जितने भी पॉलिसीज़ हैं, नीति आयोग ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसका कम से कम 3 से 4 पॉलिसीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जब आप अपना जो भी आंसर राइटिंग बनाओगे उसमें आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर उसमें भी 3-3 4-4 लाइनें भी लिखोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर या फिर जो भी टॉपर्स की नोटबुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंशन किया गया है। उसके अलावा रीजनल का जैसे थर्ड जो वो कह सकते हो कि सेगमेंट है, रीजनल काउंसिल क्रिएटेड टू एड्रेस पर्टिकुलर इशू एंड possibility effective more than one state, and they will be formed from a fixed term. So लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो ये होंगे। और उसके अलावा ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप और भी अच्छे से मेंशन कर सकते हो, जैसे कि 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, 1944 में ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1944 में गांधीवादी योजना के तहत ही श्रीमन नारायण ने ही ये आप कह सकते हो कि सजेशन दिया था। और 1945 में पीपल्स प्लान या जन योजना कह सकते हो, श्री एम.एन. रॉय ने इसका फॉर्मेशन किया था। और 1950 में सर्वोदय योजना आई थी, जो कि जयप्रकाश नारायण ने सजेस्ट की थी। तो ये जो है जब प्लानिंग कमीशन इम्प्लीमेंट होने से पहले का जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया, 12 5-ईयर प्लान्स थे, और उसके बाद जब से प्लानिंग कमीशन चल रहा है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि आपने पूरा 5-ईयर प्लान्स पढ़े होंगे। तो उसमें प्लान हॉलीडेज़ भी थे, जहाँ जहाँ पे प्लानिंग कमीशन फंक्शनल नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो वो प्रॉपर ठीक से जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि आपको इनके नेम्स भी याद रखने हैं कि कौन कौन, जैसे राजनाथ सिंह हैं तो वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अमित शाह हैं वो होम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो भी मेंबर्स होंगे उनको आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, बिकॉज़ मैं इसके लिए एक अलग से ट्राई करूँगी कि एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूँ कि कौन कौन से, बिकॉज़ नेम एज सच नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी मेंशन नहीं किया है कि कौन कौन से जो मेंबर्स हैं
में कौन कौन से मेंबर्स के नेम्स हैं, जो मतलब जो न्यूज़ में था मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है आपको, मिस्टर अय्यर, और वो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के, इसीलिए न्यूज़ में था और इम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हो। और उसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर जैसे मैंने बताया 4 मेंबर्स होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर करते हैं, एंड वो भी सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल हैं वो होंगे। तो इसमें से वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं फुल टाइम होते हैं और 2 मेंबर ही पार्ट टाइम होते हैं। तो जैसे फुल टाइम मेंबर्स, जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो वो लोग आते हैं जो कि स्ट्रक्चर में प्रॉपरली मेंशन होते हैं। और इसके अलावा और एज सच कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है इसमें। बाकी यहाँ पे एक बार खुद से भी जो टॉपिक है उसको एक बार देख सकते हो, किसी भी कोचिंग के नोट्स लेके आ सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाना है और अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको कुछ ना कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक्स तो अपनानी पड़ेंगी कि आप टाइम मिनिमाइज़ करके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी जितने भी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो मैंने मेंशन किए हुए हैं लेटेस्ट रिपोर्ट में, जैसे 2019 से 2020 की रिपोर्ट में है मॉनिटरिंग एनालाइजिंग फूड एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ MAFAP प्रोग्राम्स। उसके अलावा FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट फेज़ ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि सितंबर 2019 में था। उसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये सारा जो चीज़ें थी आप अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हो एज़ पर। तो जब भी आप नई रिपोर्ट कहीं देख सकते हो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, या नीति आयोग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप एडिशन कर सकते हो। और जब भी आप नोट्स बनाओगे तो स्केल से अपने पेपर में राइट साइड में थोड़ा स्पेस रखिएगा, एटलीस्ट 2 इंच का, कि आप जो भी न्यू अपडेट होगी तो आप उसमें मेंशन कर सको। उसके अलावा जैसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अचीवमेंट कह सकते हो इसको भी आप। उसके अलावा एडिशनल नेचुरल फार्मिंग, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम बनाया गया। उसके अलावा विलेज स्टोरेज स्कीम्स हैज़ बीन conceptualized. Similarly, Union Budget 2021 has proposed धन्यलक्ष्मी विलेज स्टोरेज स्कीम, और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बट ऑन पेपर है ये। तो ऑन पेपर अभी आप कह सकते हो कि डिक्लेयर की गई है, बट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कब होता है। डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, जैसे 5th ईयर विजन, 7 ईयर्स स्ट्रैटेजी, 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा, ये 3 जो है मेन सेगमेंट है नीति आयोग के। ये 3 सेगमेंट है नीति आयोग के, जिसमें जैसे 15th ईयर विजन में कि अगले 15 साल में क्या होगा। जैसे आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में सुना होगा, 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अगले जो भी 25 ईयर्स के लिए जो भी प्लानिंग है, जो कि यूनियन बजट में भी शो की गई है, जो मेरी यूनियन बजट वाली वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद कंटेंट। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि उसमें जो मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो आप। और उसके अलावा नीति आयोग की वेबसाइट पे जाके जो भी करंट अपडेट्स हैं वो एक बार देख सकते हैं कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 15 ईयर विजन एंड 7 ईयर स्ट्रैटेजीज करंटली अंडर प्रोसेस, एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा की बात करें तो ऑफर्स एम्बिशियस प्रपोजल फॉर पॉलिसी चेंजेस विद इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड एंड ऑब्जेक्टिव जो भी होगा। तो आप ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि छोटे छोटे टारगेट्स भी बनाने हैं, उनको अचीव करना है, साथ साथ जो हमारा विज़न है
उसको लेके भी चलना है कि हम इन जो टारगेट्स को है रिव्यू कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे ड्यूरेशन में जो भी टारगेट्स हम अचीव करते जा रहे हैं और जो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न है वो हम कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो मेनली जो होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का जो मोटिव होता है वो यही होता है। जैसे अगर आपने जॉब की हो तो उसमें भी एनुअल रिव्यू फॉर्म होते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं, और after 5 years where you want to see yourself and after 15 years where you want to see yourself। so इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरली ये भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हियर आर फ्यू क्वेश्चन जैसे 2013 में पूछा गया था नीति आयोग को लेके, प्लानिंग कमीशन को लेके देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डजंट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So this was all about Niti Aayog. Please share and subscribe the channel and take care. Bye bye. Thank you.